आप सबों के आशीर्वाद से, आप सबों ने आशीर्वाद दिया तो मैं एक गायक बना। आप सबों ने ही आशीर्वाद दिया तो केसरिया जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 30 का नेतृत्व करने का मौका मिला। आप सबों से कोटि कोटि विनम्र निवेदन है कि एक बार, कोई 5 साल ही आपको धोखा दे सकता है, एक बार सिर्फ केसरिया का नेतृत्व करने का मौका दीजिए। हम वादा करते हैं कि अगर केसरिया में मान सम्मान की जीवन आप नहीं जिए, केसरिया के हर एक कार्यालय में जाने के बाद में आपको जी से नहीं पुकारा गया, केसरिया विधानसभा के हर एक थानों में आप जाइए तो आपको मान सम्मान से कुर्सी पे नहीं बिठाया गया, तो फिर उस दिन से मुझे अपने गांव, अपने शहर आने से मना कर दीजिएगा। इस तरह का माहौल पैदा कर देंगे, क्रांति पैदा कर देंगे। हर एक थाने में, हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत स्तर पे जा करके समस्या का समाधान करवाएंगे। हम लेकर के 35 पंचायत है। मेरे साल इन्होंने जब अभी चुनाव आया है तो सब लोग ग्राम चौपाल ये वो लगा रहे हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, हम 35 दिन निकालेंगे साल में, हर एक साल में, और हर एक पंचायत में बीडीओ सीओ हमारे साथ जाकर के उस पंचायत के हर एक समस्याओं को सुनेंगे और वही निष्पादन करेंगे। यह बनाएंगे हम डंके की चोट, एकदम डंके की चोट पर यही करने वाले हैं हम। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है। ऐसे में जिनको भी बिहार विधानसभा के चुनाव में ताल ठोकना है, वे लोग जो है लोगों से संवाद करना शुरू कर दिए हैं। सीधा उनका जनसंपर्क चल रहा है। वो चुनाव में क्यों आना चाहते हैं, विधानसभा में चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, उसका मुद्दा जो है वो किन मुद्दे पे आ रहा है और उनकी प्लानिंग क्या है, ये जनता को बता रहे हैं और जनता को अपनी तरफ लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में केसरिया विधानसभा, जो पूर्वी चंपारण का एक क्षेत्र है, केसरिया विधानसभा जो काफी चर्चा में है, चूंकि बिहार के मशहूर भोजपुरी सिंगर विनोद बेदर्दी भी, और मैं बता दूं कि विनोद बेदर्दी विकासशील इंसान पार्टी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, उसके सीनियर यानी वरिष्ठ लीडर भी है, वरिष्ठ नेता भी है। वे भी लगातार केसरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में लगातार दौरा कर रहे हैं, भारी हुजूम को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं और मुकेश सहनी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं विनोद बेदर्दी से बात करूं और जानने की कोशिश करूं। हालांकि विनोद बेदर्दी अपने पहले ही प्रयास में राजनीति में जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं, यानी चेहरा तो माना जाएगा इन्हीं का। हालांकि जिला परिषद की सदस्य इनकी पत्नी है और पहले ही चुनाव में इन्होंने अपनी पत्नी को जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव जितवा कर पूरे जिले में एक तहलका मचाने का काम किया था। ऐसे में विनोद बेदर्दी सुपर एक्सक्लूसिव में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे सवाल करेंगे, क्या विनोद बेदर्दी सच में 2025 में ताल ठोकने को तैयार हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का जो इनका विभिन्न प्लेटफॉर्म है उस पर लगातार तहलका मचाए हैं, लोगों की बड़ी बड़ी हुजूमों को अपलोड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सच में विधानसभा की तैयारी में है। सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है विनोद बेदर्दी जी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका, और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सिंगर की यानी गायकी की दुनिया में आपने काफी नाम कमाया, उसके बाद से आपके मन में ख्याल आया कि भाई राजनीति में आना चाहिए। पत्नी को जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ाया और भारी बहुमत से, भारी वोट से कामयाबी हासिल हुई। तो क्या जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे लगातार फोटो पोस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क चल रहा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हैं कि विनोद बेदर्दी जो है विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। कितनी सच्चाई और क्या सत्यता है, और चुनाव में जा रहे हैं तो क्या विजन है आपका? सबसे पहले तो आपको बता दें कि विधानसभा की तैयारी हम लोग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। हर एक बूथ लेवल पे, वार्ड में, डोर टू डोर घूम घूम करके लोगों के दुख दर्द को सुन रहे हैं। जहां जा रहे हैं हम लोग, हजारों लोगों का भीड़ है। वो तो मैं फेसबुक पे, बाकी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं देख रहा हूँ जी। अब बात दरअसल यह है कि लोग इतना ना त्राहिमाम हो चुका है कि जब हम जा रहे हैं तो उन लोग को लग रहा है कि हम लोग को सुनने वाला, चाहे हम लोग के बीच में रहने वाला कोई आया है। यहां से केसरिया से बार बार लोग जीत जाते हैं और वो भी बाहर से लोग आकर के जीत जाते हैं। ये भी एक मुद्दा है कि केसरिया में केसरिया के बेटे को केसरिया का सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। एक बार माननीय डॉक्टर राजेश कुमार जी को मौका मिला
जब से हम लोग केसरिया क्षेत्र में आए तब से, वैसे तो केसरिया बहुत ही पुराना विधानसभा है और पहले लोकसभा क्षेत्र भी हुआ करता था। केसरिया के बहुत सारे हम लोग के गार्जियन जो हैं पहले से नेतृत्व किए हैं और उन लोगों का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन जब से परसिमन बदला और संग्रामपुर प्रखंड और केसरिया का आधा जो प्रखंड छूटा हुआ था उसको मिला करके जब विधानसभा बना, उसके बाद से पहली बार माननीय सचिंदर सिंह जी जो कि हम लोग के बाहर के हैं, कल्याणपुर विधानसभा से आकर के जीते। दूसरी बार डॉक्टर राजेश कुमार जी जीते और तीसरी बार अब की माननीय शालिनी मिश्रा जी विधायक हैं जो कि हम लोग के क्षेत्र से नहीं है। उनका घर तो वैशाली है और वैशाली से भी आकर के लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो केसरिया का दुर्भाग्य कहा जाए। उनका मायका जो है केसरिया विधानसभा में ही पड़ता है मेरे से। देखिए मायका ये संस्कृति में हम लोग के रीति रिवाज में यह है कि जहां बेटी का शादी होता है वहीं उसका घर है। मायका आपका चाहे कहीं हो, जब भी आप मायके आती हैं तो ससुराल जाना पड़ता है। अगर ससुराल है तो ससुराल जाना पड़ता है। तो मायके में आना, मायके में आकर के जीत जाना, ये भी बड़ी बात है। और हम लोग के केसरिया का दुर्भाग्य है कि क्या है, बाहर के लोग आकर के इस पे दबदबा बना देते हैं कि हम हैं, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे। तो इसको देखते हुए लोगों के मन में भी देख रहे हैं आक्रोश बड़ी है कि भाई केसरिया में वैसे लोग नहीं हैं। पहले कितना बढ़िया था कि केसरिया में चुनाव केसरिया के लोग लड़ते थे और जीत करके केसरिया के दुख दर्द को समझते थे। आज बाहर से आकर के आप लोग दावेदारी कर रहे हो, आप केसरिया के होते तब ना केसरिया के दुख दर्द को समझते। बहुत सारा विजन है। तो क्या केसरिया का बेटा विनोद बेदर्दी केसरिया के लोगों का दुख दर्द समझने के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है? एकदम केसरिया के लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी मान लीजिए कि हम लोग का कैंपेनिंग चल रहा है संग्रामपुर प्रखंड में। संग्रामपुर प्रखंड के लास्ट छोर से हम लोग शुरुआत किए हैं, जहां से विधानसभा स्टार्ट होता है। और वहां से जब हम लोग निकले तो लोगों के अंदर जो हम लोग देख रहे हैं कि लोग हर तरह से परेशान हैं, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। जब हम जा रहे हैं हजारों के लोग भीड़ जमा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आ गए बेटा तो समझिए कि हम लोग का कल्याण होगा। हम लोग के आवाज को दबाया जाता था, अब कोई सुनने वाला आया है, कोई बीच में आया है। 5 साल में जीत करके एक बार जहां जहां हम लोग जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हम तो विधायक का मुंह नहीं देखे हैं, कौन है। तो 5 साल में जीत करके आप लोग एक बार जाते हैं और हम तो 5 साल में जीत करके 50 बार आने का मौका ढूंढ रहे हैं। साबित भी करके दिखाया हमने। अभी हम केसरिया 30 केसरिया से जिला पार्षद हैं, 9 पंचायतों का नेतृत्व करते हैं। हमारी वाइफ जिला पार्षद सदस्य हैं। 9 पंचायत के हर एक पंचायत में नहीं हो गए होंगे तो 50-50 बार गए होंगे अभी 3 साल में। कोनो ऐसा का पंचायत नहीं है जहां के लोग हमें देख करके यह नहीं कहते हैं कि इनको तो कभी भी बुलाया जाता है, किसी भी छोटे बड़े कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, शामिल हो जाते हैं। अच्छा, आप तो गायकी की दुनिया में यानी बिहार के प्रसिद्ध भोजपुरी गायक है, काफी नाम है आपका, बड़ा कद है भोजपुरी की दुनिया में। तो आखिर आपके मन में ये कहाँ से ख्याल आया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? और इत्तेफाक देखिए कि राजनीति में आए, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े और जीत गए। और जिला परिषद का जो क्षेत्र है और विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें भारी अंतर है। उसमें 35 से 36 पंचायत है जहां तक मुझे मालूम केसरिया विधानसभा क्षेत्र में, और जिला परिषद का क्षेत्र जो है 9 पंचायत का आपका है। तो थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है, हर चेंज करना पड़ेगा। देखिए दिमाग में यहां से आया कि लॉकडाउन एक आपदा आया जो पूरे दुनिया को झकझोर करके रख दिया। हम लोग कलाकार हैं, कलाकार घर में बंद हो गया भाई, उसका बिजनेस सब कुछ ठप हो गया। अब भाई सोच रहा है कि अब करे तो क्या करे। गए हम ब्लॉक में कुछ काम था हमारा, थोड़ा सा नोकझोंक हुआ। हमारे सर जी जो हमारे शिक्षा दीक्षा के सर हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि आपके पास लोकप्रियता है और यहाँ ब्लॉक हो या थाना हो, आम आदमी का नहीं सुना जाता है। आपके पास लोकप्रियता है, आप चुनाव लड़ जाओ, जिला पार्षद का चुनाव लड़ जाओ। 3 महीना चुनाव का था, हम
सर बोले तो हम बोले कि ठीक है, हम प्रयास करते हैं। हमने लोगों से भेंट किया, लोगों ने कहा कि आइए हम आपके साथ रहेंगे, लोगों ने मुझे आश्वासन दिया, और जिस तरह से सबने मिल करके मेरा सपोर्ट किया, जिले में दूसरा नंबर वोट का स्थान आया मेरा, और मुझे भारी अंतर से जितवा करके जिला पार्षद के पद पे बिठाया। फिर वहां से देखे कि हम केसरिया के जिला पार्षद हैं, लोग हमको फोन करता है साहेबगंज से, लोग हमको फोन करता है औरेराज से, लोग हमको फोन करता है तेतरिया से, लोग हमको फोन करता है पिपरा कोठी से कि भैया हम यहाँ फंस गए हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम हो गया है, वहाँ वो प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा ये सोल्व करा दीजिए, यहाँ हेल्प कर दीजिए। जब हम देखे कि जिला पार्षद का भले कहा जाता है कि ये मिनी विधायक है, लेकिन उसके पैरवी में और उसके ऊपर वाले पैरवी में बड़ी अंतर है। जब जाते हैं हम लोग कोनो बात रखते हैं, किसी के पक्ष में किसी के दुख दर्द को सुनाते हैं, तो सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन ऊपर वाला जो फोन करके एक बार बोल देता है बस भाई खत्म, हमारा तो कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। तो लोगों की आशाएं हमसे जुड़ गई, लेकिन पद छोटे होने के कारण बहुत कम सुना जाता है। बहुत सारे समस्याओं का निदान करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े समस्या होता है उसके लिए तो भाई हम देख रहे हैं कि छोटे पद से कुछ नहीं होने वाला है, लोगों का कल्याण नहीं होने वाला है। हम अभी रिक्वेस्ट करने वाले हैं, अभी हम किसी व्यक्ति के लिए जा करके रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं भाई ऊपर वाले तो ऑर्डर फॉलो करवा रहे हैं। आज देखिए ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, क्या स्थिति बना हुआ है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। बीडीओ साहब भले बैठे हैं चेंबर में, लेकिन बीडीओ साहब से पहले 50 को दलाल बाहर बैठा हुआ है। अब बीडीओ साहब को क्या पता चलेगा, दलाल तो आपके हाथ आने का इंतजार कर रहा है कि भैया आइए और सेवा कीजिए, तब आपके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। थाने में देखिए, थाना प्रभारी हैं, वो अपने चेंबर में है, चाहे अपने काम में बिजी हैं, 50 को दलाल बाहर है। किसी भी छोटे बड़े मुकदमा को लेकर के जाइए, चाहे किसी भी परेशानी को लेकर के जाइए, आप एक FIR कराने में आपको घंटों चक्कर लगाना पड़ता है, कई दिन चक्कर लगाना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को देख करके मेरे अंदर आया, सबसे पहले तो हम जहां से आते हैं वहां के लोग बोलते नहीं हैं। हम जिस वर्ग से आते हैं, जिसे हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग पिछड़े लोग हैं, यहाँ के लोग बोलते नहीं हैं, और हक अधिकार आज के टाइम में बिना बोले नहीं मिल सकता है। तो हमने कहा कि हमने सोचा कि इनके हक अधिकार के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। तो ही दिमाग में आया कि हमको विधानसभा चुनाव विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए तो आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, और लगातार लोगों से मुलाकात हो रही है। तो क्या शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात हुई है? मेरे कहने का मतलब VIP चीफ से भी मुलाकात आपकी हुई है? क्या टिकट का आश्वासन मिला है, या फिर एनी हाउ हर हाल में चुनाव लड़ना है, टिकट मिले ना मिले इंडिपेंडेंट भी लड़ना है? देखिए, अभी तो हम लोग अपने पार्टी बनाया, पार्टी के लिए मेहनत किया, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं हम। अभी विगत चुनाव जो हम लोग का बीता है, लोकसभा चुनाव, उसमें पार्टी ने हमें काफ़ी कार्यभार दिया था, स्टार प्रचारक बनाया था यहाँ से जिले का। उसके बाद में केसरिया विधानसभा का प्रभारी बनाया था लोग। हमने पुरजोर मेहनत किया, रिजल्ट भी अच्छा आया, भले हम लोग हार गए, थोड़े से अंतर से हार गए। हम लोगों ने गांव-गांव जा करके हर एक पंचायत में, हर एक प्रखंड में सभाएं किया, लोगों से रूबरू होकर के महागठबंधन के विचारों को रखा। थोड़ी सी कहीं हम लोग से चूक हो गई, जिससे हम लोग चुनाव बहुत कम अंतर से हार गए। जो 4 लाख का हालत था कि 4 लाख पार, 4 लाख पार, और पिछले चुनाव में उस तरह का हुआ भी था, बहुत सारे अंतर, 3-4 लाख के अंतर से माननीय सांसद महोदय जीते भी थे। लेकिन अब की बार हम लोगों ने जब इस लोकसभा के 6 विधानसभा में जब हम लोग पुरजोर मेहनत करना शुरू किए, जब उतर गए फेटा टूंग करके, तो उनको भी क्षेत्र में आना पड़ा, चिलचिलाते धूप में पसीना बहाना पड़ा, AC को छोड़ करके घाम में घूमना पड़ा, घर घर जाकर के लोगों से मुलाकात करना पड़ा। छोटी सी अंतर से हार गए हम लोग, लेकिन कोई नहीं, चुनाव हारे थे, हिम्मत नहीं, फिर तैयारी है। अब
रही बात की विधानसभा की, दायरा बहुत बड़ा है, 35 पंचायत है, लेकिन दिल्ली भी तो 1000 किलोमीटर है यहाँ से। ये तो हमारे 60 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो 60 किलोमीटर क्षेत्र में हम पहले से भी हमारी गायकी की लोकप्रियता है और गायक के तौर पे बच्चा बच्चा जानता है। और हम जब जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये आया है तो मेरे लिए आवाज उठाएगा। उसके बाद आपने पूछा कि शीर्ष नेतृत्व, तो बिना आदेश का कोई काम नहीं होता है। माननीय हम लोग के सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी का आदेश है कि आप तैयारी करो, केसरिया से लड़ने की तैयारी करो। माननीय हम लोग के वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री संतोष सहनी जी, उनका पूर्ण रूप से आदेश है कि आप तैयारी करो, जिस तरह का तैयारी होगा उस तरह का इनाम दिया जाएगा। तो हमें मान लीजिए कि हमको यूपीएससी का एग्जाम देना है और हम जिस दिन अनाउंसमेंट होगा कि हमको एग्जाम किया है तब जाकर के हम तैयारी करेंगे तो पास होंगे जी? नहीं होंगे। उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा। और हम लोग आज लगभग बहुत दिन से 1 महीना बीत गया, 1 महीना से हम लोग लगे हुए हैं, हर एक पंचायत में जाते हैं, 8-10 सभाएं करते हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ सभा के माध्यम से। ऐसे ही गायक कलाकार हैं, जहां खड़ा हो जाएंगे वहां भीड़ होगा ही। लोगों के बीच में जाकर के लोगों के एक्टिविटी को जान रहे हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तुरंत डायरी पे नोट करते हैं। जो फोनिक होने वाला होता है वहीं पे बैठे बैठे फोनिक समस्या का समाधान कर देते हैं। जो सरकारी योजनाओं से होने वाला है उसको हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं और वादा करते हैं कि अगर हमें केसरिया का नेतृत्व करने का मौका मिला तो 1 महीने के अंदर अंदर उस समस्या का अगर हुआ होता तो केसरिया का बौद्ध स्तूप खंडहर नहीं बन गया होता। आज देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पे हर साल कोई ना कोई नेताजी आते हैं, वोट मांगते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और फिर मलाई खा करके चले जाते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन केसरिया बौद्ध स्तूप खंडहर होते जा रहा है। विगत दिन आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे बौद्ध स्तूप के सामने केसरिया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। केसरिया महोत्सव में जिस बौद्ध स्तूप के नाम पे महोत्सव होता है उस पे एक लाइट नहीं जल रहा था। सबों ने देखा, जब ट्रोल होना शुरू हो गया पूरे विधानसभा में कि ये कैसी महोत्सव है कि जिसके नाम पे महोत्सव हो रहा है उस पे एक लाइट नहीं जल रहा है। बाद में दिखाने के लिए कुछ कुछ किया गया। आज अगर आपने कहा कि यह विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है तो सच में दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध स्तूप हमारे केसरिया में है। यहां से विश्व के बौद्धिस्ट जो पर्यटक हैं यहां आते हैं, लेकिन एक ही बार आते हैं, दूसरी बार वो मुड़ करके नहीं आते हैं। अब क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वहां जब आते हैं तो देखते हैं अरे ये तो एक छोटा सा टीला है, यहाँ क्या है भाई, कुछ नहीं है। अभी दुनिया की सबसे ऊंची मंदिर कैथोलिया में केसरिया के बगल में बन रही है, हाँ निर्माणाधीन है। वो अगर बन करके तैयार हो जाता है और केसरिया के जो बौद्ध स्तूप है उसको डेवलप कर दिया जाए तो दोनों की दूरी कम से कम 7-8 किलोमीटर की है। और इस 7-8 किलोमीटर की दूरी में जो पर्यटक आपके बौद्ध स्तूप पे आएंगे वो मंदिर के पास जाएंगे, और जो मंदिर के पास आएंगे वो पर्यटक स्थल बौद्ध स्तूप के पास में आएंगे। और इस 8 किलोमीटर के बीच का जो जगह है वो इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा। जैसे ही दोनों जगह डेवलप हो जाता है, दोनों जगह जिस दिन शुभारंभ हो जाता है मंदिर का, यहाँ बौद्ध स्तूप बढ़िया से इसका डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये 8 किलोमीटर का जो दूरी है जो बीच में कहीं 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 अब बांचल है, वो इतना ज्यादा व्यवसाय से जुड़ जाएगा कि यहां से वहां तक लोग शहर बना देंगे इसको, क्योंकि वहां पर्यटक आना शुरू हो जाएंगे, दुनिया के लोग वहां आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ आएंगे तो वहां जाएंगे, वहां बेहतर रहेगा तो दोनों जगह का अच्छा मैसेज जाएगा। हर एक ब्लॉक में, हर एक जिले में, बिहार के हर एक कोने कोने में यह चीज लगा दिया जाएगा बैनर पोस्टर की यहाँ पे पर्यटक स्थल है जो
हमारे बिहार के नामचीन पर्यटक स्थलों में से एक यह भी है। जी, आपकी पार्टी जो है लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस के साथ लड़ी थी और आपकी पार्टी अभी भी इंडिया अलायंस का एक अंग है। तो क्या मैं इंडिया अलायंस के जो बिहार के प्रमुख चेहरा है तेजस्वी यादव, उन्होंने माई बहिन मान योजना का जो है अनाउंसमेंट किया है चुनाव से पहले, इसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या जमीन पे एक घटक दल होने के नाते महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का, इस चीज को आप लोग पहुंचा रहे हैं, महिलाओं तक इस बात को पहुंचा रहे हैं और जन जन तक भुना रहे हैं? एकदम सबको जाकर के यही चीज हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि लोगों पे एक ठप्पा लगा हुआ है कि आप लोग तो 500 रुपए में बिक जाते हैं। तो हम जा करके समझा रहे हैं कि जो 500 वाला लालच देने आएगा ना, उसको आप लोग यही कहिएगा कि आप 500 अपने घर रखिए, हमें 500 नहीं, 500 में 5 साल नहीं बिकना है, हमें 5,000 रुपए का महीना चाहिए। और वो 5,000 का महीना आएगा कहां से? तो जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, माननीय मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम और माननीय तेजस्वी यादव जी सीएम बनेंगे बिहार के, तो हर एक महिलाओं के खातों में 2,500 रुपया जाएगा। जो बुजुर्ग जो पेंशन उठाते हैं, जो विकलांग पेंशन उठाते हैं, जो दुर्भाग्य से लोग विधवा हो जाते हैं वो पेंशन उठाते हैं, उनके खातों में 400 रुपया जाता है। सीधे सीधे इसे बढ़ा करके 1,500 रुपया कर दिया जाएगा। और बिजली भी फ्री की, कुछ बिजली कितना यूनिट फ्री कर, और हम गरीबों के घर में 2-4 लाइट है, 2-4 घर है तो भाई 2-4 लाइटें रहेगा, 2-4 पंखा है, महीना में 100 यूनिट 150 यूनिट जल ही जाता है। तो जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, 200 यूनिट प्रति माने घर पे फ्री हो जाएगा। तो बताइए 800 तो ये भी फायदा हो गया ना। और जो सिलेंडर 1,000 रुपया में मिलता है, 1,100 रुपया मिलता है, कभी कभी 1,200 रुपया भरना पड़ता है। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के सीएम बन जाएंगे, माननीय मुकेश सहनी जी बिहार के डिप्टी सीएम बन जाएंगे, वहीं 1,000 वाला सिलेंडर 500 रुपया मिलने लगेगा। और ये जुमलेबाजी नहीं है, इसको करके दिखाएंगे। पूरे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। पूरे देश की राजधानी दिल्ली में जब ये योजना चल सकता है, तो सारा दुनिया जानता है कि भाई देश की राजधानी दिल्ली है तो डेवलप है ना। जब वहां उतने गरीब लोग हैं, लोग उनके लिए इस तरह का योजना है, तो सारा दुनिया ये भी जानता है कि हमारा बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है। तो सबसे पहले तो यहां वो सब योजना लागू करना चाहिए ना भाई। तो आप लागू कर रहे हैं दिल्ली में, यहां लागू होगा कब? जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के सीएम बनेंगे और माननीय मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे, तब जाकर के ये योजना लागू होगी। और एक और माननीय मुकेश सहनी जी का एक और योजना है जो मत्स्य से जुड़ा हुआ है। माननीय मुकेश सहनी जी का प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि जैसे ही महागठबंधन का सरकार बनेगी, तो जो मछुआरों को 500 रुपये महीने मिलता है, उस टाइम में जब प्रतिबंधित रहता है कि मछली नहीं मारना है, उस टाइम में 500 रुपए का महीना मिलता है प्रत्येक मछुआरों को, उन्हें सीधे सीधे 5,000 रुपए का महीना कर दिया जाएगा। उसके बाद में 5 लाख तक का बीमा होगा हर एक मछुआरों का, अगर माननीय मुकेश सहनी जी बिहार के डिप्टी सीएम और माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के सीएम बन जाते हैं। तो इतनी सारी लाभ मिलने वाली है। इस बातों को सीधा सीधा जब लोगों के बीच में हम लोग रख रहे हैं, तो लोग सीधा यही जवाब दे रहे हैं कि अब की बार 500 कहने वालों की खैर नहीं है, हम लोग तो अपने नहीं देंगे। यहां हम सीधा बात है कि हम 5,000 रुपए का महीना लेंगे, 500 रुपए में बिकेंगे नहीं। क्योंकि 500 रुपए तो एक मजदूर को एक घर में मजदूरी करने के लिए 8 घंटे के लिए 500 दी जाती है। और फिर आप ही के और हमारे ही वोटों से जीत करके लोग सरकार बना लेते हैं, 5 साल तक राज करते हैं, हम ही पे हुकूमत चलाते हैं। तो भाई हमारा तो दाम 4 आना रुपया नहीं लगेगा। 4 आना के हिसाब से अगर जोड़ दिया जाए तो नहीं लगा, तो हम 4 आना में बिकने वाले हैं। अब की बार बिकेंगे नहीं, अब की बार टिकेंगे और सबको जवाब देंगे, और ऐसी करारा जवाब देंगे कि उनको यह याद दिला देंगे कि अब ये लोग बिकने वाले नहीं है, ये सरकार बनाने वाले हैं। अब की बार सरकार बना करके भी दिखा देना है बिहार में, और पूरे डंके की चोट पे सरकार बनाना है।
अच्छा, एक मान लीजिए कि विनोद बेदर्जी को केसरिया विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिल जाता है, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो पहली प्राथमिकता जो है आपके मन में चल रहा है कि मुझे विधायक अगर मैं बन गया तो इस काम को पहले करके दिखाऊंगा, तो मैं विनोद बेदर्जी से ये जानना चाहूंगा कि पहली प्राथमिकता आपकी नजरों में क्या है विकास के मामले में, जो केसरिया का सबसे पहले आपको करना चाहते हैं? हम केसरिया के लिए सबसे पहले कहना चाहते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि जो भ्रष्टाचार आज परचम पे है, किसी भी कामों में जाइए, थानों में जाइए, ब्लॉक में जाइए, पैसा दीजिए, उसके बाद में काम होगा, नहीं तो आप चक्कर लगाते रहिए। आय आवासीय जाति बनवाने में जिस तरह का प्रॉब्लम है लोगों को, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, यानी कि किसी भी तरह का सरकारी कोनो कागजात बनवाना हो तो चक्कर लगाते रहिए आप। देखा जाता है कि 38 रुपया आपका चार्ज है आधार कार्ड में सुधार करवाने के लिए, 200 300 रुपया लोगों से ऐंठा जाता है। इन सब पे पूरा विराम लगा देते हैं, डंके की चोट पे पहले वादा तो करके भूलेंगे नहीं, चूंकि नेता लोग तो अक्सर चुनाव में जो वादा करते हैं बाद में भूल जाते हैं। एक बार मौका तो मिले। अगर केसरिया में अगर हम क्रांति नहीं ला दिए ना, तो फिर मेरा नाम विनोद बेदर्जी नहीं। क्रांति ला देंगे हर एक कार्यालयों में, जो कि हमारे विधानसभा लेवल पे आता है। इसमें 3 ब्लॉक आते हैं, 4 थाना आता है, 34 पंचायत, 1 नगर पंचायत आता है। अभी प्रेजेंट टाइम जो माननीय हमारी विधायिका हैं, जो अभी नेतृत्व करती हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं ऑन कैमरा कि हमारे सामने बैठ करके कहे कि हम 1 से लेकर के 35 पंचायत को हम साफ जुबान पे धड़धड़ा करके बिना कागज देखे हुए बोलना हो तो बोलने में समर्थ नहीं होंगे। उनका कार्यक्रम चल रहा है, ग्राम चौपाल पंचायत लेवल पे वो कार्यक्रम कर रही है, लोगों की समस्याओं को सुन रही है, उनके समस्याओं का निष्पादन हो रहा है, और उदीयमान केसरिया को उन्होंने नारा दिया है। तो सबसे बड़ा समस्या लोगों का है कि आप क्षेत्र में 5 साल में 1 बार आई हैं, अभी जो जा रही हैं, उसी समस्या का समाधान कर न दीजिए। पहले उस समस्या का समाधान कर दीजिए। आज चुनाव आया तो ग्राम चौपाल लगेगा, क्या क्या लगेगा। ये कार्यक्रम इससे पहले किसी एमएलए ने नहीं किया, जो हर वार्ड में जा जाकर लोगों की सुन नहीं, कोई समस्या हो तो बताइए भाई, हम आपका हल करने के लिए तैयार हैं। कोई को समस्या का समाधान हुआ है? अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा ना, फेसबुक पेज पे देखिए, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता ये चर्चा कर रहे हैं। तो माननीय जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे केसरिया विधानसभा के लगभग माने समझिए कि 50% नल जल योजना वाला जो यह जो है योजना आया हुआ है नल जल, इसमें 50% अभी बंद पड़े हैं, खराब हुए हैं। सबसे पहले उसको न समाधान कर दीजिए, उसका समाधान कर दीजिए। अच्छा, केसरिया वासियों को आपसे काफी उम्मीद है, खास करके आप युवा है, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है और युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। तो मैं जब आ रहा था आपके पास तो युवाओं ने काफी चर्चा किया और लोग आपको लेके उत्साहित हैं कि विनोद जी को एक बार मौका मिलना चाहिए। जो युवा खास करके जो आपको सुनते हैं, देखते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके केसरिया क्षेत्र की पूरी महान जनता से? हम यही कहना चाहेंगे कि आप सबों के आशीर्वाद से, आप सबों ने आशीर्वाद दिया तो मैं एक गायक बना, आप सबों ने ही आशीर्वाद दिया तो केसरिया जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 30 का नेतृत्व करने का मौका मिला। आप सबों से कोटि कोटि विनम्र निवेदन है कि एक बार, कोई 5 साल ही आपको धोखा दे सकता है, एक बार सिर्फ केसरिया का नेतृत्व करने का मौका दीजिए। हम वादा करते हैं कि अगर केसरिया में मान सम्मान की जीवन आप नहीं जिए, केसरिया के हर एक कार्यालय में जाने के बाद में आपको जी से नहीं पुकारा गया, केसरिया विधानसभा के हर एक थानों में आप जाइए तो आपको मान सम्मान से कुर्सी पे नहीं बिठाया गया, तो फिर उस दिन से मुझे अपने गांव, अपने शहर आने से मना कर दीजिएगा। इस तरह का माहौल पैदा कर देंगे, क्रांति पैदा कर देंगे। हर एक थाने में, हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत स्तर पे जा करके समस्या का समाधान करवाएंगे। हम लेकर के 35 पंचायत है, मेरे साल इन्होंने जब अभी चुनाव आया है तो सब लोग ग्राम चौपाल ये वो लगा रहे हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, हम 35 दिन निकालेंगे साल में, हर एक साल में, और हर एक पंचायत में बीडीओ सीओ हमारे साथ जाकर के उस पंचायत के हर एक समस्याओं को सुनेंगे और वही निष्पादन करेंगे। यह बनाएंगे हम डंके की चोट, एकदम डंके की चोट पर यही करने वाले हैं हम। बहुत मेरा सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त सुपर एक्सक्लूसिव में हमारी बात जो है
विकासशील इंसान पार्टी के सीनियर लीडर और बिहार के लोकप्रिय चर्चित भोजपुरी गायक विनोद बेदर्दी सो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर 2025 में केसरिया का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला तो पूर्ण रूप से केसरिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और केसरिया वासियों को मान सम्मान की जिंदगी जीने में भरपूर योगदान करेंगे। इस तरह के इंटरव्यू और खबर देखने के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम्स। नमस्कार।